दूसरा कारण क्या था? तो एक अंग्रेज कहता हमने मार मार के भारतवासियों को ईसाई बनाया जो वो बनने को तैयार नहीं थे। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण क्या था? एक अंग्रेज कहता हमने भारत की सबसे पवित्र गाय को कत्लेआम किया भारत में, वो बड़ा कारण था। आप जानते हैं सबसे पहला कत्ल खाना इस देश में 1760 में अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। कलकत्ता में गाय कटती थी और हिंदुस्तानियों की छाती पर छुरी चलती थी, गाय कटती थी। तो ऐसे अंग्रेज दस्तावेजों में, अंग्रेजी दस्तावेजों में ये कहानी दर्ज है कि एक एक अंग्रेज बयान दे रहा है और वो बता रहा है ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था, इस कारण भारत में हमारे खिलाफ बगावत हुई। अब एक अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है इन सब से कि अच्छा बताओ बगावत के लिए पैसा किसने दिया? धन भी तो इकट्ठा हुआ होगा। तो एक अंग्रेज जो यहाँ हिंदुस्तान में 17 साल रहा और किसी तरह जिंदा बचकर वापस इंग्लैंड पहुंच गया, वो कहता है कि भारत की आजादी की लड़ाई, जिसको भारतवासी कहते हैं, हम कहते हैं बगावत और विद्रोह, वो कहते हैं आजादी की लड़ाई, इसमें 480 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये रकम कहां से आई? तो भारत के उद्योगपतियों ने दी, व्यापारियों ने दी, कारीगरों ने दी, किसानों ने दी। लोगों ने इतना धन इकट्ठा किया था इस क्रांति के लिए। इस 480 करोड़ को आज अगर समझना चाहें तो इसमें 300 का गुणा कर लेना, तब इसको आज समझ पाएंगे आप। इतनी बड़ी क्रांति थी 1857। इस क्रांति में 4.5 करोड़ हिंदुस्तानी लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में एक तलवार भी हो तो 4.5 करोड़ तलवारें बनी होंगी इस देश में, और उन 4.5 करोड़ तलवारों को बनाने के लिए लोहा बना होगा इस देश में। उस लोहे को गलाने के लिए भट्टियां बनी होंगी, ब्लास्ट फर्नेस बनी होंगी। कितने करोड़ लोगों ने कितने करोड़ मीट्रिक टन लोहा गलाया होगा। उन लोहों से तलवारें बनी होंगी, बंदूकें बनी होंगी, छुरे बने होंगे, हथिये बने होंगे, हथौड़े बने होंगे, क्योंकि भारतवासी तो इन्हीं से लड़े थे। माने कोई सामान्य नहीं थी ये क्रांति, बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक थी, और एक साथ 350 स्थानों पर हुई थी, एक दो स्थान पर नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सारी बहस हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा पैसे किसने दिए? तो उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कारीगरों ने दिए। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब आगे से इस देश में शासन चलाना है तो एक व्यवस्था करो कि दोबारा कभी भारत के लोग क्रांतिकारियों को पैसे दे ना सकें। उनके हाथ में पैसे छोड़ो ही मत, ले लो, सब छीन लो उनसे। तो कैसे छीनोगे? टैक्स लगा के छीनो। इसलिए इस देश में इनकम टैक्स आया। इनकम टैक्स इसलिए नहीं आया कि देश में सरकार चलानी थी अंग्रेजों को और उसके लिए धन की जरूरत थी। इनकम टैक्स इसलिए लाया गया कि भारत के नागरिकों के पास पैसे इतने बचे ही नहीं जो वो क्रांतिकारियों को दान में दे सकें। वो सारे पैसे अंग्रेज छीन कर अपने पास रखें, इसके लिए इनकम टैक्स आया। और इनकम टैक्स जब लगाया अंग्रेजों ने तो उसकी लिमिट जानते हैं क्या थी? 97%। माने 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दीजिए। और ये कहानी पूरी तब समझ में आएगी जब और एक जानकारी मैं आपको दूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि खाली इनकम टैक्स लगाना है या दूसरे टैक्स भी लगाने हैं। तो बात हुई कि भारत के उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान बनाए तो बनाने पे ही पहले उनसे टैक्स ले लो। उसको उन्होंने एक्साइज ड्यूटी नाम दे दिया। आप सामान बनाएं और बेचने के लिए जाएं तो बेचने पर उनसे टैक्स ले लो, उसको सेल्स टैक्स नाम दे दिया। फिर बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स ले लो, उसको इनकम टैक्स नाम दे दिया। सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो रोड टैक्स ले लो और टोल टैक्स ले लो। और जिस गांव से सामान लेके जाएं वहां ले लो और जिस गांव में लेके आए वहां ले लो। गांव में लेके आ रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय ले लो उनसे, और गांव से लेके जा रहे हैं तो एग्जिट टैक्स ले लो उनसे। ऐसे 20 तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाई 350%। माने 100 रुपए का सामान बनाओ तो 350 रुपए टैक्स में दे दो उनको। इनकम टैक्स लगा दिया 97%। 100 रुपए कमाई करो तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो, 3 रुपए बचेगा बस आपके पास।
सेल्स टैक्स लगा दिया 180 से 250% तक, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग। ऑक्ट्रॉय लगा दिया 50 से 60%। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने कई कई स्थानों पर 70 से 80%। परिणाम क्या हुआ? हिंदुस्तानियों से लूट लूट कर सारा धन उन्होंने जमा कर लिया इंग्लैंड। 1860 के पहले क्या होता था? लूटने का काम एक ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, उनके एजेंट हुआ करते थे। और 1860 के बाद पूरी सरकार ही लूटखोर हो गई, जिन्होंने कानून बनाकर लूटना शुरू कर दिया इस देश में। अब भारतवासी चिल्लाते थे कि हमारी लूट हो रही है, अंग्रेज कहते थे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। कानून बना दिया इनकम टैक्स का, कानून बना दिया सेंट्रल एक्साइज का, कानून बना दिया ऑक्ट्रॉय का, तो अंग्रेज कहा करते थे हम तो कानून का पालन करते हैं, अब आपकी लूट हो रही है तो हम क्या करें इसमें। कितनी बेईमान और हरामी कौम है ये अंग्रेजों की। लूटना है तो कानून बना दो और दूसरों को उल्लू बनाओ कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, भरे उसकी जेब कटे उससे। ऐसे लूटोगे तो बदनामी होगी, सारे दुनिया के देश थू-थू करेंगे कि तुम भारत को लूट रहे हो। लूटने का कानून बना दो तो दुनिया को कहेंगे भाई हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, उसमें आपकी लूट होती है तो हम क्या करें। ये व्यवस्था कैसे? गाड़ियों में बैठकर, एसी गाड़ियों में बैठकर दांडी मार्च। साबरमती से निकले, 5-7 किलोमीटर पैदल चले, गाड़ियों में भर गए, दांडी से 5-7 किलोमीटर पहले उतर गए, गाड़ियों से पैदल चल गए, अखबार वालों को फोटो आया दांडी मार्च कर रहे हैं। मैंने उस समय यही कहा था कि दांडी मार्च का पाखंड करने से अच्छा है नमक को सस्ता कर दो, जो गांधी जी की आत्मा कहा करती थी, कोई ये देश आपको स्वीकार कर लेगा। नमक 15 रुपए किलो और दांडी मार्च की याद दिला रहे हैं हमको, हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ये सब इतने अत्याचारी और अन्यायकारी हैं कि गरीब आदमी जिसकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनको 15 रुपए किलो का नमक खाना पड़े तो ये जले पर नमक छिड़कने जैसा है। जिसकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए हो इस देश में, उसको 90 रुपए किलो दाल मिले, 60 रुपए किलो टिंडा मिले, 40 रुपए किलो की भिंडी मिले, 24 रुपए किलो का आलू मिले, 23 रुपए किलो की प्याज मिले, 32 रुपए किलो की चीनी मिले, आप उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं कि वो दाल को खाए नहीं, सिर्फ देखकर अपना दिल बहलाए कि ये दाल है, छू के देख लो, ये सब्जी है, इसकी शक्ल देख लो। कैसे खाएगा? 20 रुपए किलो, जिसकी 20 रुपए की एक दिन की आमदनी हो, वो तो 1 किलो आटा नहीं खरीद सकता, क्योंकि 1 किलो आटा 26 रुपए का है। मुझे यही बात दुख से और अफसोस से कहनी पड़ रही है, आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता आई नहीं है, स्वराज्य आया नहीं है। ये तो आजादी के नाम पर लूट का एक नया तंत्र बन गया है इस देश में। पहले गोरे अंग्रेजों के हाथ में था, अब काले अंग्रेजों के हाथ में है। मैं जब भी इन नेताओं से कभी कभी मिलता हूं, पूछता हूं कि भाई 20 लाख करोड़ रुपए आप हर साल टैक्स का हमसे ले लेते हो, आखिर ये जाता कहां है? 1 साल लिया, 2 साल लिया, 3 साल लिया, ये नहीं कि 60 साल में हर साल आप लेते हो, कहां जाता है? विकास क्यों नहीं हो रहा है इस देश का? 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम पर जिंदा क्यों हैं? आजादी के मिलने के समय में घटना हुई थी, आजादी के थोड़े दिन के बाद की घटना एक सुनाता हूं। आप में से कई बुजुर्गों को शायद वो घटना याद भी होगी, क्योंकि आपने तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा। मैंने तो पढ़ा है सिर्फ उस घटना के बारे में, क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक। एक इस देश के महान नेता हुए आचार्य राम मनोहर लोहिया। एक बार पंडित नेहरू से उनकी मुठभेड़ हो गई संसद में। लोहिया जी चुनाव जीतकर एक बार लोकसभा पहुंच गए, तो जब जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नेहरू जी का भाषण होता था, लोहिया जी सबसे ज्यादा प्रश्न किया करते थे और नेहरू जी की हालत सबसे ज्यादा खराब उन्हीं के सवालों के जवाब देने में होती थी। नेहरू जी ने खुद स्वीकार किया ये बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। वो कहा करते थे कि जब राम मनोहर लोहिया जी का भाषण होता है तो नेहरू जी की हालत खराब हो जाती है, जवाब क्या दें, ऐसे तीखे सवाल किया करते थे। एक दिन नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी योजनाओं ने
हमारे देश की गरीबी कम की है। तो लोहिया जी ने कहा कि सफेद झूठ मत बोलो। नेहरू जी ने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि गरीबी कम नहीं है, ज्यादा हुई है। अंग्रेज जितनी गरीबी छोड़कर गए थे, भारत सरकार ने गरीबी को बढ़ाया है, कम नहीं किया है। तो बहस हो गई लोहिया जी और नेहरू जी में। तो लोहिया जी ने कहा कि मैं सिद्ध करता हूं तुम्हारे ही आंकड़ों से कि गरीबी इस देश में बढ़ी है कि कम हुई है। तो लोहिया जी ने एक अध्ययन करके संसद में प्रस्तुत किया और सारे देश को उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आने से कम है। और अंग्रेज जब छोड़कर गए थे इस देश को, तब एक आदमी की एक दिन की आमदनी लगभग 4 से 5 आने के आसपास थी। पंडित नेहरू की नीतियों के चलते और पंचवार्षिक योजनाओं के चलते वो 5 आने की आमदनी 2.5 आना हो गई है, माने गरीबी 2 गुनी बढ़ गई है। ये लोहिया जी ने कहा और सिद्ध कर दिया। नेहरू जी जवाब नहीं दे पाए उसका, क्योंकि आंकड़े सरकार के थे, लोहिया जी के आंकड़े नहीं थे। और लोहिया जी ने कहा कि हमारी दिशा गलत है। जिस दिशा में हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये दिशा तो गरीबी को बढ़ाने वाली है, अमीरों को अमीर बनाएगी, ये गरीबों को और ज्यादा गरीबी आएगी। ये ऐसी दिशा में हमने भारत को चलाना शुरू किया है। और वो नेहरू जी को जब गुस्से में आते थे तो नेहरू पंडित कहा करते थे, पंडित नेहरू नहीं कहते थे, वो कहते थे नेहरू पंडित, अभी भी समझ जाओ, उल्टी दिशा में देश को तुमने चला दिया। लेकिन लोहिया जी चले गए, उसके बाद नेहरू जी भी चले गए। अब लोहिया जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे संसद में कि एक दिन की आमदनी एक गरीब आदमी की 2.5 आने से कम है, उन आंकड़ों को मैंने 2009 में थोड़ा वेरीफाई किया। और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि 60 के दशक में जो इन्फ्लेशन का रेट था, मूल्य वृद्धि का जो दर थी, उसको मैंने जोड़कर अगर आंकड़े निकाले तो वो 2.5 आना आज भी ही है। वो 2.5 आना अब 20 रुपया हो गया है, क्योंकि रुपए की कीमत गिर गई है। माने लोहिया जी के जमाने में गरीब की एक दिन की आमदनी जो 2.5 आना थी, अब 2009 में वो 2.5 आना ही है। अगर आप उसमें रुपए की कीमत के घटाव को जोड़ दें तो वो 20 रुपए निकलता है। माने देश वहीं खड़ा है जहां 1960 में था, और गरीबी उससे ज्यादा बढ़ी है इस देश में। अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे तो 4.5 करोड़ लोग गरीब थे। अब आजादी के 64, 62, 63 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब हैं। हम कहेंगे जी आबादी बढ़ गई इसलिए गरीबी बढ़ गई। आबादी का भी हिसाब बताता हूं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो हम 32 करोड़ थे, अब हम 115 करोड़ हो गए। हमारी आबादी 3.5 गुनी बढ़ गई, तो गरीबी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 12-13 करोड़ लोग गरीब होना चाहिए। 84 करोड़ क्यों हो गए? गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई? आबादी तो 3.5 गुनी ही बढ़ी है। गरीबी 21 गुनी क्यों बढ़ गई? उसका एक ही जवाब है कि इस देश के नेताओं की लूट जो हो रही थी अंग्रेजों के जमाने में, जो लूट रहे थे अंग्रेज, वो अब 21 गुना ज्यादा बढ़ गया है। वो लूट ज्यादा बढ़ गई। पहले 70,000 करोड़ लूटते थे, अब 20 लाख करोड़ लूट रहे हैं, इसलिए गरीबी बढ़ गई है। हर वो देश गरीब होता है जिसकी लूट होती है। और ये मैं नहीं कहता, राजीव दीक्षित नहीं कहता, ये बात राजीव गांधी ने कही कि लूट कितनी है इस देश। आप सभी जानते हैं राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 1984 में एक बात कही थी कि मैं जब दिल्ली से 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसके पास सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, माने 85 पैसा लूट लिया जाता है बीच में ही। और वो लूटखोर कौन है? तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता के दलाल और हमारे अधिकारी यही लूट रहे हैं इस देश को। अब ये बात कही थी 1984 में, जब भ्रष्टाचार कम था, घोटालेबाजी कम थी। अब 2009 आ गया, जब भ्रष्टाचार और चरम पर पहुंच गया, घोटालेबाजी और चरम पर पहुंच गई। तो मुझे तो ये लगता है कि उस समय 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंचता था गरीबों तक, अब तो 1 रुपए में शायद 10 पैसा भी नहीं पहुंचता होगा गरीबों तक, हो सकता है 5 पैसा भी नहीं पहुंचता होगा। तो जाता कहां है ये पैसा? हम तो इनकम टैक्स में दे रहे हैं, हम तो सेंट्रल एक्साइज में दे रहे हैं, हम तो रोड टैक्स में दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं। सरकार हर साल बढ़ाती जा रही है, हम बढ़ा हुआ टैक्स भी दे रहे हैं।
अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने बढ़ाए हैं सरकार ने जो दुनिया के किसी देश में नहीं बढ़े होंगे। वो सब बढ़ा हुआ टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, कभी हमने कमी नहीं की, लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है? विकास तो हो नहीं रहा है। आजादी के 62-63 साल के बाद भी 2.5 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। 21 करोड़ परिवार हैं इस देश के, गांव में रहते हैं, उनमें से सिर्फ 7 करोड़ परिवारों को पीने का पानी है, 14 करोड़ को तो पीने का पानी नहीं है। 3 लाख गांव में चलने की सड़क नहीं है, 2.5 से पौने 3 लाख गांव में बिजली नहीं है इस देश में, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, गांव उजड़ रहे हैं, लोग भागकर शहर में आ रहे हैं, और शहर में आकर क्या जीवन बिता रहे हैं? जो गांव में रहने वाले बेरोजगार लोग थे वो शहर में आकर नौकरी की तलाश में झुग्गी झोंपड़ियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारे बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं, बंबई है, दिल्ली है, मद्रास है, कलकत्ता है, ऐसे सारे बड़े शहरों की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहती। 65%। आधे से ज्यादा शहर हमारा फुटपाथों पर सोता है, झुग्गी झोंपड़ियों में सोता है। उन झोंपड़ियों में लोग रहते हैं जहां बारिश का पानी टप टप टपकता रहता है। उन झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं जहां कीचड़ में कीले बिलबिलाते रहते हैं। उन झुग्गी झोंपड़ियों में जहां आप नहीं जा सकते नाक पर रूमाल रखे बिना, वहां लोगों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं उन्हीं झुग्गी झोंपड़ी। इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला है कौन? तो पता चला गांव का विस्थापित किसान, मजदूर, कारीगर, जिसको गांव में कोई काम नहीं मिला वो शहर में आ गया, कुछ रिक्शा चलाने के लिए, रेहड़ी लगाने के लिए, वही है जो रहता है। और आजादी के बाद इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इसका माने विकास कहां हो रहा है? मैंने तो देखा है कि आजादी के 62-63 साल में विकास अगर हुआ है तो नेता और अधिकारियों के घरों में हुआ है, उनके परिवारों में हुआ है, देश में नहीं हुआ। मैंने हिंदुस्तान के कुछ नेता और अधिकारियों की जन्म कुंडली बनाई है। जन्म कुंडली से मतलब वो नहीं हॉरोस्कोप जो ज्योतिषी बनाते हैं, मुझे नहीं आता ज्योतिष ज्ञान। मैंने तो दूसरी जन्म कुंडली बनाई है, वो ये कि ये व्यक्ति नेता बनने से पहले इसके घर में क्या था और नेता होने के बाद क्या हो गया। अधिकारी का इस पद पर आने से पहले कितना धन संपत्ति था, होने के बाद क्या हो गया। अभी तक लगभग 420 नेताओं की जन्म कुंडली तैयार हुई है। अब ये संख्या ही ऐसी है तो मैं करूं क्या उसका। लगभग 420 नेताओं की जन्म कुंडली तैयार हुई है। एक एक नेता की एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, वो ये 20 साल पहले किसी के पास भी टूटी साइकिल नहीं थी घर में, और इतने पैसे नहीं थे कि वो चाय पी सकें अपने जेब से पैसे निकालकर। और आज 20 साल के बाद एक एक के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूं आपको, आप सब होशियार हैं, तुरंत समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में एक नेता है जिसके पास 20 साल पहले फूटी कौड़ी नहीं थी। अगर पुणे से बंबई आना हो तो बस का किराया नहीं था उस नेता के पास। आज उस नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड़ और लाखों एकड़ जमीन है, अकेले एक नेता के पास। अकेले एक नेता के पास हजारों लाखों एकड़ जमीन एक व्यक्ति के पास। 20 साल पहले एक नेता था मुंबई में, दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था। भाजीपाला समझते, पालक, मेथी वगैरह वगैरह। आज उसकी संपत्ति खाली मुंबई में 28,000 करोड़ की है, सिर्फ मुंबई। 20 साल पहले एक नेता था नासिक में जो सिनेमा का टिकट ब्लैक किया करता था। आज उसकी प्रॉपर्टी 22,000 करोड़ की है महाराष्ट्र। सभी राज्यों में नेताओं का ये हाल। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है। वहां थोड़े दिन पहले एक अधिकारी पकड़ा गया, सीबीआई के चंगुल में आया, जो उत्तर प्रदेश सरकार का चीफ सेक्रेटरी रह चुका है, अखंड प्रताप सिंह। उसके घर में छापा पड़ा, 480 करोड़ रुपए की संपत्ति निकली। मैंने अखंड प्रताप सिंह का, वो यूपी कैडर का, आईएएस कैडर का अधिकारी रहा, तो कैडर की फर्स्ट पोस्टिंग से लास्ट पोस्टिंग तक की पूरी तनख्वाह जोड़ दी मैंने। वो 84 लाख रुपए बैठती है।
उसके पास 480 करोड़ की संपत्ति कहां से है? और 84 लाख की जो तनख्वाह बैठती है उसमें बीवी बच्चों का खर्चा, पढ़ने का, पढ़ाने का, रहने का कुछ तो हुआ होगा। अब उसकी संपत्ति 480 करोड़ कहां से बैठती? ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता एक दो नहीं है, हजारों में है। और हमने अंदाजा लगाया है, हमारे देश में एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करके संस्था है, एक सीबीआई नाम की संस्था है, एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है। इन सबके मिले जुले आंकड़ों से अंदाजा लगाया है लगभग 80,000 ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लूटा है इस देश का, और लूटकर भारत में नहीं विदेशों में जमा कर रखा है, स्विस बैंकों में जमा कर रखा है। स्विस बैंक के अधिकारियों का एक एसोसिएशन है, वो बताते हैं कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके यहां 75 लाख करोड़ रुपए जमा है, 1500 अरब डॉलर। स्विस बैंक के अलावा दूसरे देश हैं दुनिया में जहां पर टैक्स हेवंस कहा जाता है, जहां इनकम टैक्स नहीं लगता, वहां 35 लाख करोड़ जमा है। कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए लूट लिया इन नेता और अधिकारियों ने मिलकर पिछले 62-63 साल। अब समझ में आता है कि आप जो टैक्स का पैसा देते हैं, मैं जो टैक्स का पैसा देता हूं, वो विकास में नहीं लगता, वो नेताओं की तिजोरियां भरता है, अधिकारियों की तिजोरियां भरता है। और नेता और अधिकारी इतने हरामी हैं कि किसी भी स्तर पर नीचे उतरकर आपके पैसे को लूट सकते हैं, इतने हरामी। आप तो मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, नागरिक हैं। इस मध्य प्रदेश में बहुत दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसमें 17,000 लोग मर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के ऊपर मुकदमा करके कुछ पैसे वसूले थे, 1500 करोड़ रुपए, और बांटने का आदेश दिया था सभी नागरिकों को जिनके घर में मृत्यु हुई है। ये नेता और अधिकारी उसे भी खा गए। आप कल्पना कर सकते हो, हमारे देश के नेता और अधिकारी किसी का कफन बेच के भी खा सकते हैं, इतने निकृष्ट और नराधम किस्म के लोग हैं। पूरी दुनिया में इतने भ्रष्ट, इतने हरामी, इतने नराधम अधिकारी और नेता शायद ही किसी देश में मिलेंगे जो इस भारत देश में। दुनिया में समय समय पर सर्वे होते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वेक्षण हुआ, पता किया गया कि दुनिया में 200 देश हैं, किस देश की नौकरशाही, किस देश के अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं और किस देश के नौकरशाह और अधिकारी सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का बहुत छोटा सा देश है सिंगापुर, वहां के अधिकारी सबसे ज्यादा ईमानदार और कर्मठ हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, जहां के अधिकारी और सबसे ज्यादा बेईमान, सबसे ज्यादा निकम्मे। वो मैं नहीं कहता, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे की संस्था कहती। लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं इस देश को, ले जाके धन जमा कर रहे हैं विदेशी बैंकों में। अब ये लूट अगर इसी तरह से चलेगी तो देश तो गरीब ही होगा, और देश में नीतियां और कानून अगर ऐसे बनेंगे जो अंग्रेजों के जमाने में थे, तो कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे, और अमीर और अमीर और अमीर, और कुछ लोग तो भयंकर गरीब और भयंकर गरीब हो जाए। इसी देश में मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए, भारत सरकार की कुछ नीतियां हैं। एक नीति का नाम है उदारीकरण, एक का नाम है वैश्वीकरण, एक का नाम है निजीकरण। पिछले 1991 से इस देश में चल रही है। 2009 तक इन नीतियों का क्या असर हुआ है उसका मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं, तो पता चला कि इन नीतियों का जो सबसे बुरा असर हुआ है वो ये कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे और गरीब हो गए। मैं एक ही उदाहरण से कहता हूं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण का सबसे बड़ा फायदा अगर उठाया तो टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, ये वगैरह 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 इन लोगों ने उठाया, और इनकी आमदनी कितनी बढ़ गई है। एक आदमी है मुकेश अंबानी और एक है अनिल अंबानी। अभी थोड़े दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, समाचार में सुना होगा कि इस मुकेश अंबानी नाम के व्यक्ति ने अपनी बीवी के जन्मदिन पर एक हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया बीवी को। 268 करोड़ रुपए का हवाई जहाज एक व्यक्ति अपनी बीवी को गिफ्ट में देता है, और 84 करोड़ लोग एक दिन में 20 रुपए पर जिंदा रहते हैं। ऐसी विद्रूपता हमको इसी भारत में दिखाई देती।
मुकेश अंबानी ने अपनी बीवी को गिफ्ट नहीं दिया, 84 करोड़ लोगों के गाल पर कसकर तमाचा मारा है कि तुम इतनी गरीबी और जहालत में हो और मैं देखो कहां पहुंच गया। उस मुकेश अंबानी की आमदनी मैंने निकाली थी, 1 मिनट की आमदनी उसकी 20,000 रुपए है, 1 मिनट की। और भारत में 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हमने बनाया है। ये देश अभी नहीं बर्दाश्त होता, ये नहीं चलेगा अभी, और चलना नहीं चाहिए इस व्यवस्था को इस देश में। अब तो कोई बड़ी क्रांति होनी ही चाहिए इस देश में, कोई बगावत होनी ही चाहिए कोई इस देश में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि 1857 से बड़ी कोई क्रांति होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि उस समय तो हम गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हमको काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, इसलिए लड़ाई थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी और गंभीर होगी। पहले तो विदेशी थे, हमें दिखाई देता था ये बाहर से आए हैं, लुटेरे हैं। अब तो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही जैसे हैं देखने में, रंग भी हमारे जैसा, कपड़े भी हमारे ही जैसे, वही लूटखोर हो गए। उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, घर के भाई से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है। इसलिए लड़ाई तो कोई बड़ी होगी अब इससे। उस बड़ी लड़ाई की तैयारी का ही काम हम कर रहे हैं इस भारत स्वाभिमान के नाम से। इसीलिए हमने ये संगठन बनाया। आजादी की लड़ाई हुई 1857 की, 4.5 करोड़ भारतवासी लड़े थे उसमें। हमारी कोशिश है कि 5 करोड़ भारतवासी तैयार हों अब इस नई लड़ाई लड़ने के लिए, कम से कम। इस प्रयास में हम सब हैं। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को बदल देना है जो हमारे देश में अंग्रेजों के समय से चल रही हैं, लूट की व्यवस्थाएं। सबसे पहला काम हम क्या करना चाहते हैं, भारत स्वाभिमान का जो संगठन हमने खड़ा किया है और इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, उसका पहला काम जो हम करना चाहते हैं वो यही कि 62-63 साल इन काले अंग्रेजों ने जो भारत को लूटा है और भारत का पैसा विदेशी बैंकों में जमा किया है, सबसे पहले इस पैसे को हम वापस लाना चाहते हैं इस देश में। आप बोलेंगे क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं। करने वाला संकल्प अगर बड़ा है तो दुनिया में कोई काम मुश्किल और असंभव नहीं है। मैंने तो दुनिया के देशों का इतिहास पढ़ा है, एकदम से असंभव लगने वाली चीजें संभव हुई हैं दुनिया में। एक जमाना था जब कोई ये सोचता नहीं था कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, वो हो गए। एक जमाना था जो दुनिया के लोग सपना नहीं देखते थे कि सोवियत संघ जैसा मजबूत देश खंड खंड टूट जाएगा, टूट गया। एक जमाना था कि दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि कम्युनिज्म का कोई पराभव हो जाएगा, वो हो गया। ऐसी असंभव चीजें अगर दुनिया में हो रही हैं। एक जमाना था, मैंने तो यूरोप में बहुत अभ्यास किया, यूरोप के देशों का इतिहास का, उनकी परंपरा सभ्यता का। यूरोप के सभी देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। जर्मनी फ्रांस को पसंद नहीं करता, फ्रांस जर्मनी को पसंद नहीं करता, जर्मनी और फ्रांस मिलकर ब्रिटेन को पसंद नहीं करते, डेनमार्क नीदरलैंड को पसंद नहीं करता, वो उनको पसंद नहीं करता। एक दूसरे के कट्टर खिलाफ देश हैं, लेकिन अब सब एक हो गए हैं और उन्होंने एक करेंसी बना ली है जिसका नाम है यूरो डॉलर, जो कभी सपना नहीं था कि 24 देश मिलकर एक करेंसी बना सकते हैं, वो हो गया। अब वो 24 देश मिलकर एक मार्केट बना रहे हैं, कॉमन यूरोपियन मार्केट, फिर कॉमन यूरोपियन पार्लियामेंट बना रहे हैं, कॉमन यूरोपियन फोर्स बना रहे हैं, पुलिस बना रहे हैं। ये सब असंभव से होने वाले काम हो रहे हैं, तो भारत में भी कुछ असंभव से दिखने वाले काम संभव हो सकते हैं। और वो यही काम है कि शहीदों ने जो सपने देखे हैं और जो आदर्श के लिए बलिदान किए हैं, वो हम पूरा कर पाए इस देश में, ऐसा ही हमारा भी सपना है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारी इस बात की कोई तमन्ना नहीं है कि सत्ता में कौन आए कौन जाए, बीजेपी आए कांग्रेस चली जाए, कांग्रेस आए जनता दल चला जाए, जनता दल आए सीपीएम आ जाए, सीपीआई आ जाए। सत्ताओं को बदलने से देश में कुछ नहीं हुआ। 62 साल हमने करके देख लिया। बस इतना ही हुआ, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, दशा दोनों ने ही इस देश की जनता।
कुछ नहीं हुआ सत्ता परिवर्तन। अच्छे लोगों को भी हमने देख लिया, उच्च व्यवस्था में बिठा